देखो अल्टरनेट करंट में ना हम लोग को पढ़ना है वेरियस टाइप ऑफ सर्किट। पहला सर्किट ही आपका आता है रेजिस्टेंस वाला। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एल सी आर है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको एल सी और आर अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। और ये तीनों पढ़ लिया, एल सी आर पढ़ लिया, मतलब बाकी सर्किट ही कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कैसे चल रहा है। देखो अगर हम एक ई एम एफ लगा दें E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस आर पे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो दोनों साइड, जानते हैं ई एम एफ बाई रेजिस्टेंस करंट हो जाएगा, तो यहाँ पीक करंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यानी कि फेज डिफरेंस कितना है बाबू, जीरो। अब जब फेज डिफरेंस जीरो है तो इसका फेजर कैसे बनेगा, एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट मार्क कर दिया, इधर हमारा E0 हो जाएगा ये, और ये एंगल हम याद रखेंगे ओमेगा टी। जब भी प्लस में होगा ना तो आप लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉक जाओगे, एंटी क्लॉक जब पॉजिटिव एंगल आएगा, निगेटिव एंगल आएगा तो मैं क्लॉक वाइज जाऊँगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जब निगेटिव एंगल लेंगे यानी कि घटाएंगे तो क्लॉक वाइज और ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। अगला हमको क्या करना है, कैपेसिटिव सर्किट। ये कभी पूछता नहीं है रेजिस्टेंस वाला, ये तो बस मतलब एलसीआर के लिए बता दिया हूँ। तो कैपेसिटिव सर्किट में हम लोग को पता है कि Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। अब यहाँ EMF हम E ले रहे हैं तो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू EC, जहाँ C क्या है कैपेसिटेंस, E है EMF। अब I इज इक्वल टू तो हमको पता है ना DQ बाई DT होता है, Q को चेंज कर दो C इंटू E से, इससे, ठीक है, और E को चेंज कर दो E0 साइन ओमेगा टी से, तो D बाई DT C E0 साइन ओमेगा टी आया, C और E0 जो है आपका है ना ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, बचेगा D बाई DT में साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा पहले से तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही यहाँ हम लिखे कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा पहले से यहाँ बीच में पड़ा हुआ है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान दो, इस C और ओमेगा को E0 के नीचे भेजना है तो हम लिख देंगे 1/ओमेगा C, क्योंकि ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, करना ये है कि जब कैपेसिटेंस में कॉस आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, इसको साइन में बदल देंगे, हम साइन में बदल देंगे। साइन में बदलने के लिए लिख देंगे साइन में ओमेगा टी के साथ π/2 ऐड करके, और यही जब एल वाले में, इंडक्टर वाले में आएगा ना कॉस ओमेगा टी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये याद कर लेना है। अब यहाँ इतना टाइम नहीं है ना कि मैं बताऊँ कैसे हो रहा है, बस ये याद कर लेना है, आपको समझ लेना है, ठीक, कि जब कैपेसिटर रहेगा ना तो जैसे यहाँ कैपेसिटर में देखो कॉस ओमेगा टी आया, इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब ये जो E0 बाई 1/ओमेगा C है ना, ये EMF बाई रेजिस्टेंस टाइप का है, तो इसको हम I0 लिख देंगे, ठीक है। अब I0 लिख देंगे इसको, जब I0 लिख देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस में π/2। अब देखो यहाँ करंट ना π/2 आगे चल रहा है, तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस में करंट EMF सेम डायरेक्शन, कैपेसिटर में करंट जो है π/2 आगे, यानी कि π/2 फॉरवर्ड चलता है, ठीक है, और जो EMF होता है π/2 बैकवर्ड चलता है, किसमें, π/2 बैकवर्ड चलता है कैपेसिटेंस में, और इंडक्टर में ना जो करंट होता है π/2 बैक चलता है, और EMF जो होता है वो π/2 फॉरवर्ड चलता है। तो इंडक्टर में आपको यही याद रखना है कि कैपेसिटर में करंट आगे होता है, इंडक्टर में करंट पीछे होता है, और इसी पे LCR सर्किट समझा दूंगा, बस इसी एक पॉइंट पे। अब आ जाओ वापस इस टॉपिक पे जो चल रहा है मेरा। अब I इज इक्वल टू, हम I0 को किस में चेंज किए थे, E0 बाई 1/ओमेगा C को I0 लिखा था ना, तो ये नीचे वाला जो टर्म है ना रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, ये जो ओमेगा है ना इसको लिख सकते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो XC का जो वैल्यू है ना आ जाएगा 1/2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपिटल C, और DC के लिए फ्रीक्वेंसी होता है 0, और जब नीचे 0 आएगा तो XC की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि जो कैपेसिटर है ना DC करंट पे काम ही नहीं करता है, डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ प्योर इंडक्टर सर्किट पे, तो मान लो एक L इंडक्टेंस लगा दिए हैं, EMF ले लिए E0 साइन ओमेगा टी। लेंज लॉ क्या कहता है कि इसमें एक बैक EMF जनरेट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे -LdI/dt, लिख दिया E इज इक्वल टू -LdI/dt। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जो टोटल EMF होगा ना, तो टोटल EMF देख लो, टोटल EMF लिख दो E प्लस में स्मॉल e, और ये किसके बराबर होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस के। यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, नहीं है, जीरो है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो, तो ये भी वैल्यू किसकी होगी, जीरो। ई इधर भेजोगे तो आएगा E इज इक्वल टू -E। अब स्मॉल ई की वैल्यू कितनी निकाले, -LdI/dt रखा मैंने,
माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा एल डी आई बाई डी टी। हमको तो बस डी आई चाहिए ना, तो एल से डिवाइड और डी टी से मल्टीप्लाई, तो डी आई की वैल्यू कितनी आएगी, ई बाई एल डी टी। ठीक है, अब ई की जगह मैं क्या रख दूंगा, ई की जगह देखो वही रखूंगा, ई जीरो साइन ओमेगा टी बाई में एल, और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो हो जाएगा आई, इसमें से ई जीरो बाई एल बाहर, और देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो है उससे डिवाइड कर दिया, ओमेगा कर दिया बाहर, माइनस कर दिया बाहर। ठीक है, अब आपको ना इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, इसके बाद ना ये वाला टर्म भूल जाइए, इसके बाद आपको डायरेक्ट लिख देना है ई जीरो बाई में ओमेगा एल, और साइन मैंने बताया था ना ओमेगा टी में से पाई बाई टू माइनस कर देना, तो ओमेगा टी में से पाई बाई टू माइनस कर देना। ठीक है, अब इस ई जीरो बाई ओमेगा एल के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, आई जीरो। ठीक है, तो अब देखो करंट आ गया आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी पाई बाई टू आ गया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो आई की जगह हम आई जीरो की जगह पे ई जीरो बाई ओमेगा एल रखे हैं ना, ये जो ओमेगा एल है ये काम करता है रेजिस्टेंस के जैसा ही, तो इसको एक्स एल लिखते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के, ओमेगा की जगह हम टू पाई एफ इंटू एल रख दें। अब डीसी में डीसी करंट के लिए एक्सएल की वैल्यू होती है जीरो, इसीलिए डायरेक्ट करंट के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव सर्किट यूज़ कर लेते हैं। ठीक, और अल्टरनेट करंट के लिए ना कैपेसिटिव सर्किट यूज़ कर लेते हैं। अब देखो इंडक्टर और कैपेसिटर का ना आप लोग फेजर समझ लो, उसके बाद हम आप लोग को देखो इंडक्टर और कैपेसिटर का पहले फेजर समझ लो फिर बताते हैं। पहले कैपेसिटर लेते हैं। क्या बताया था मैंने कैपेसिटर में, कि करंट आगे चलता है, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई जीरो साइन ओमेगा टी में प्लस में पाई बाई टू, और इंडक्टर वाले में क्या होता है, आई जीरो, इंडक्टर वाले में आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई टू। दोनों का फेजर समझ लो, देखो कैसे बनेगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये अपना कार्टेशियन सिस्टम बनाया, ईएमएफ ड्रॉ कर दिया, हमेशा ये काम तो करना है आपको, ये हो गया। सेम इसमें भी किया, ईएमएफ ड्रॉ कर दिया, बन गया। अब ध्यान दो यहाँ पे प्लस पाई बाई टू, प्लस था तो मैंने क्या बोला था, ये तो ओमेगा टी हो गया, प्लस था तो मैंने क्या बोला था, एंटी क्लॉक चले जाना, और माइनस होगा तो कहाँ चले जाना, क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या करेंगे, इतना ले लो, यहाँ बना दो करंट, हो गया, बन गया क्या इसका भी फेजर। इसका क्या है देखो, माइनस पाई बाई टू है, तो इधर आ जाओ, ये बन जाएगा आई की वैल्यू आई जीरो, और इतना एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। हमेशा ध्यान देना कि ये जो लेंगे ना ओमेगा टी वाले से लेंगे, क्योंकि ओमेगा टी से पीछे और आगे, आगे और पीछे चल रहा है ये भी। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो इसमें ना करंट आगे है तो इसका ग्राफ कैसे बना, दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा, बस मार्किंग अलग कर देंगे। ये मान लो कि एक ये बना दिया, ठीक है, और एक क्या करेंगे, ये लाइन बना देंगे। एक सेकेंड, इसको अलग कलर से बना देता हूँ, और दोनों इसी पर समझा देते हैं कैसे बना रहे हैं। एक ये बन जाएगा, और एक क्या करेंगे, एक ये बना देंगे, ठीक है। एक ये बना देंगे, ठीक। अब जब ये बन जाएगा ना, तो देखो जब कैपेसिटर रहेगा तो इसको करंट लिखना, सॉरी कैपेसिटर रहेगा तो ब्राउन वाले को ना, इस ब्राउन वाले को करंट लिखना, कैपेसिटर रहेगा तो, और ग्रीन वाले को क्या लिखना, ईएमएफ, कैपेसिटर रहेगा तो। और वही अगर इंडक्टर रहेगा तो इस ब्राउन वाले को आप ईएमएफ लिखोगे और ग्रीन वाले को करंट लिखोगे, दोनों याद रखना, बस इतना ही करना होता है। अब देखो आगे जो है ना एल आर सर्किट है, यानी कि एल भी होगा और आर भी होगा। अब इसमें बस आपको वही याद रखना है जो मैंने पीछे कहा था, एल में करंट पीछे, आर में करंट सेम डायरेक्शन में। ये याद रखना है आपको कि एल जब रहेगा यानी कि इंडक्टर तो करंट पीछे, आर में सेम डायरेक्शन में, और सी में करंट आगे, पीछे भी पाई बाई टू से और आगे भी पाई बाई टू से, ये याद रखना है। तो अब देखो आर एल सर्किट है, सर्किट तो बना दिया, इसकी जगह लिख देंगे ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये तो बात ही ठीक है, खत्म हो गया। अब जब देखो इससे जब ई एम एफ लिखोगे ना तो लिखोगे वी एल, और इसको लिखेंगे आई इंटू एक्स एल, रिएक्टेंस वाला। इससे जब ई एम एफ लिखोगे ना तो लिखोगे वी आर, और इसको लिखोगे आई इंटू आर, ठीक है, ये हो गया। जब पीक वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे वी जीरो एल इज इक्वल टू आई जीरो एक्स एल, और वी जीरो आर इज इक्वल टू आई जीरो में आर। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले इसमें आपको फेजर बनाना होता है। फेजर बनाना सिखाता हूँ, देखो कैसे बनेगा। आपको
ई वाला तो बना देना है, सॉरी इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि वी आर बना लेना है। इसमें आपको सबसे पहले वी आर बना लेना है, क्योंकि आप जब वी आर बनाओगे ना तो रेजिस्टेंस वाले के डायरेक्शन में ही करंट हो जाता है। अब करंट मिल गया, सारा काम हो जाएगा। आप मान लो यहाँ वी आर बना दिए, ये वी आर है तो यहीं करंट भी बनेगा, ठीक है। अब फेजर पे ध्यान दो, ये वी आर है तो यहीं करंट भी बनेगा आई। और जब करंट भी यहीं बनेगा तो इस करंट से ओमेगा टी पे, ठीक है, इस करंट से, इस वाले करंट से π/2 पे तो आपका, इससे π/2 पे तो आपका VL चल रहा है। क्यों VL चल रहा है π/2 पे? क्योंकि करंट जो होता है ना इंडक्टर से π/2 पीछे होता है, यानी कि इंडक्टर वाला पोटेंशियल करंट से π/2 आगे होता है, तो π/2 आगे बना दिए। अब आपको बस कुछ करना नहीं है, एक पैरेललोग्राम टाइप का बना लेना है बस दिखाने भर के लिए। ये बन गया, सॉरी एक पैरेललोग्राम टाइप का मैंने बना दिया। ये इसको मार्क कर देंगे EMF और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी। जैसे ही EMF मिले ना तो उसके बीच वाले को हम क्या मार्क कर देंगे, ओमेगा टी। अब जैसे ही ओमेगा टी मार्क हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि करंट जो है ना वो ओमेगा टी से पीछे चल रहा है, सॉरी करंट जो है वो इस EMF से पीछे चल रहा है। इस टोटल को हम मार्क करेंगे ओमेगा टी। हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस से ओमेगा टी मार्क किया जाएगा, ये वाला। अब ध्यान दो कि EMF जो है ना वो करंट के ऊपर है, मेन EMF जो टोटल EMF है। इसका मतलब LR सर्किट में भी ना करंट पीछे चलता है। देखा, L सर्किट में भी करंट पीछे था, LR में भी करंट पीछे है। अब निकालेंगे कैसे? तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, V = VL प्लस में VR, ठीक है। तो V0 का स्क्वायर = V0L का स्क्वायर, V0R का स्क्वायर। V0L की जगह I0XL, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। I0 का स्क्वायर कॉमन किया, ठीक है, इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे। I0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, E0 का स्क्वायर बाई में XL का स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। I0 निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। इसको कहते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ठीक। ऐसे ही जब आप LC सर्किट लोगे, LC सर्किट, सॉरी RC सर्किट, और जब RC सर्किट लोगे तो, लेकिन आपसे सुनो, आपसे फेज भी पूछता है फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, या तो XL/R होगा अगर LR सर्किट है, या तो XC/R होगा अगर RC सर्किट है, या तो XL - XC/R होगा अगर LCR सर्किट है। ये याद रखना है, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। अब देखो CR सर्किट, CR सर्किट में देखो, CR में वो वाला CR नहीं, C और R। CR सर्किट में C में करंट आगे चलता है, इसमें करंट पीछे चलता है, इसमें करंट सेम डायरेक्शन में चलता है। यानी कि अगर पोटेंशियल इधर तो करंट भी इधर, और इसमें अगर पोटेंशियल इधर तो करंट इधर, सीधे π/2 आगे। सबसे पहले इसका फेजर बनाना सीखो। फेजर कैसे बनेगा? फेजर बन गया, सब बन जाएगा। देखो फेजर कैसे बनेगा, अभी बताया कि VL बना लो, इसी पे करंट भी बना लो, ठीक है। अब ध्यान दो, C में करंट आगे है, यानी कि VC पीछे होगा। C में अगर करंट आगे है तो VC पीछे होगा, तो करंट आगे है तो VC इससे कितना पीछे होगा, तो ओमेगा टी पीछे होगा। इसको VC मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ऐसे बॉक्स बना लो और इसको मिला दो। इसको जैसे मिलाया ये हो जाएगा E, और इसको लिखेंगे, देखो एक्स एक्सिस से बोला था ना कि इसको लिखा जाएगा ओमेगा टी, तो लिख दिया ओमेगा टी। देख रहे हो ना करंट आगे चल रहा है फाई एंगल से। तो देखो C में करंट आगे था तो RC में भी करंट कितना है, आगे है। अब इतना हो गया ना, इतने के बाद आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही आपका एक ग्राफ बन गया, इसके बाद आपको क्या करना है कि सीधे निकालना है आपको वैल्यू। अब वैल्यू निकालने के लिए टेंशन नहीं लेना है, सीधे लिखना है V = VC का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर, V का स्क्वायर इक्वल टू, या E का स्क्वायर इक्वल टू VC का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, E0 का स्क्वायर इक्वल टू I0 XC का स्क्वायर प्लस में I0 का स्क्वायर R का स्क्वायर। I0 कॉमन करेंगे, ठीक है, तो I0 का स्क्वायर कॉमन होगा, XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू E0 का स्क्वायर। हमको तो I0 की वैल्यू चाहिए, तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E0/में √XC प्लस में R, ठीक है। और फिर इसको भी हम इम्पीडेंस कहेंगे। अभी बोले थे ना फाई कैसे निकलेगा, तो tan फाई लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू, देखो CR सर्किट है ना, CR सर्किट, तो C/R लिख लो और ऊपर X लिख दो, तो XC/R। XC की वैल्यू कितनी होती है,
तो एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ω_c और डिवाइडेड बाई आर पहले से, तो फाई की यही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लास्ट आता है आपका LCR सर्किट। ठीक, और LCR सर्किट के लिए भी फेजर देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले LCR सर्किट कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, एक L बना दो, एक R बना दो, एक C बना दो। ठीक है, एक L, एक C, एक R बना दिए। याद क्या रखना है, पोटेंशियल करंट सेम डायरेक्शन में R में, करंट π/2 ज़्यादा C में, करंट π/2 कम L में। अब इतना याद है ना, तो फेजर देखो कैसे बना रहे हैं, फेजर बनाना सीख लिया, सब हो गया। अभी बताए थे कि क्या करते हैं, आपको एक ये बना लेना है VR और इसी डायरेक्शन में कर देना है करंट। इसमें कुछ करना मत, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है। देखो अब तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या याद रखना है कि कैपेसिटेंस में करंट आगे था तो इसको VC लिख देंगे, इंडक्टर में करंट पीछे था तो इसको VL लिख देंगे। हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, या तो VL बड़ा होगा या तो VC। तो मान लो VL बड़ा है VC से, तो इन दोनों को जब घटाओगे ना तो ये वाला आ जाएगा VL माइनस में VC। अब एक डब्बा बना लो सुंदर सा, ये डब्बा बन गया। जैसे डब्बा बना, इसको लिख दिया EMF। जैसे EMF लिखा तो ये टोटल एंगल हो जाएगा ω_t, और जैसे ये टोटल एंगल ω_t हुआ तो ये हो गया फाई, यानी कि इसमें करंट कितना एंगल पीछे है, फाई एंगल। अब जैसे ये बन जाएगा ना तो आपको EMF निकालना है। तो EMF निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बेस कॉन्सेप्ट पे मत जाओ, सीधे लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये वाला ω_L माइनस में C है तो ये भी VL माइनस में VC है तो ये भी VL माइनस में VC होगा। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना है VR। तो अब लिख लो E0 का वैल्यू फाइंड कर लो। देखो क्या लिखे, E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर V0R का स्क्वायर और इंटू प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो VL माइनस में VC का स्क्वायर। ठीक, V0R की जगह I0R होगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इनकी जगह हो जाएगा I0XL माइनस I0 में XC। ठीक है, I0 का स्क्वायर कॉमन किया, ब्रैकेट में बचेगा R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या I की वैल्यू बचेगी E0 बाई में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर। I0 का वैल्यू कितना आएगा, E0 बाई में अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, इसको कहते हैं इम्पीडेंस Z। ठीक है, यहीं रेजोनेंस कंडीशन भी समझ लो। Z की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर आ रहा है ना। रेजोनेंस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होता है और इम्पीडेंस मिनिमम होता है। तो इम्पीडेंस मिनिमम तब होगा जब XL बराबर हो जाए XC के, यानी कि इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाए अंडर रूट में R के स्क्वायर के बराबर या R के बराबर। इसको कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, जब करंट की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम, और इम्पीडेंस की कंडीशन होती है मिनिमम। यहाँ पे भी आपको फाई निकालना होगा। फाई देखो, फाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फाई जब निकालना होगा तो यहाँ पे भी बताया था tan फाई निकालेंगे। तो जब tan फाई निकालोगे ना तो बुद्धि नहीं लगाना है ज़्यादा, बस ऊपर लिख देना है XL माइनस में XC और नीचे लिख देना है डिवाइडेड बाई R। इन दोनों का वैल्यू पुट करिए, इसका वैल्यू पुट करिए, आपको फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस इतना आपको प्रिपेयर रखना है अल्टरनेट करंट में। हाँ, और एक टॉपिक आपको इसमें और पढ़ लेना है जो मैं बता दे रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर। ये आप कर लेना। ट्रांसफॉर्मर बहुत सिंपल से, अच्छा चलो ट्रांसफॉर्मर भी बता ही देता हूँ। देखिए ट्रांसफॉर्मर में आपसे पूछेगा क्या, सबसे पहले पूछेगा प्रिंसिपल बताओ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, दूसरा चीज़ स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, यानी कि इनपुट पोटेंशियल कम होगा, इनपुट पोटेंशियल कम होगा और आउटपुट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसको कहेंगे स्टेप अप। स्टेप डाउन, इनपुट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो इनपुट आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर, और आउटपुट वाली की वैल्यू क्या होगी, लेस, इसको कहेंगे स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप में याद रखेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्न होता है प्राइमरी में ये लेस देन होता है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी में। देखो अप वाला रहेगा ना तो बाद वाला बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा रहेगा, डाउन वाला रहेगा तो बाद वाला घट रहा है तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस रहेगा नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और आपको एक रेशियो इसमें याद रखना है, एक ही रेशियो याद रखना है, उसी से सारा हो जाएगा। रेशियो क्या याद रखना है इसमें आपको, रेशियो याद रखना है पोटेंशियल इन सेकेंडरी बाई पोटेंशियल इन प्राइमरी इज इक्वल टू
करंट इन प्राइमरी बाई करंट इन सेकेंडरी, और इसको लिखते हैं के, और ये के होता है ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। तो याद क्या रखना है, देखो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ इन सेकेंडरी बाई ईएमएफ इन प्राइमरी। यानी कि देख रहे हो ऊपर एस एस है टर्न और ईएमएफ वाले में, लेकिन ठीक उल्टा हो जाएगा करंट इन प्राइमरी बाई में करंट इन सेकेंडरी। रीजन क्या है, क्योंकि ईएमएफ बढ़ाओगे ना तो करंट घट जाता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर वाले रेशियो से। अब इसको देखेंगे, इसको क्या करना है, फिलहाल में आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू EMF इन सेकेंडरी बाई EMF इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी बाई करंट इन सेकेंडरी इज कॉल्ड K विच इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और दूसरा याद रखना है, स्टेप अप है तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, अप वाला है तो, और डाउन वाला है तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न इन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। डाउन वाला है तो देखो, डाउन वाला रहेगा तो बाद में कम रहेगा, अप वाला रहेगा तो बाद वाले का टर्न ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आपको अल्टरनेट करंट में फिलहाल इतना ही पढ़ना है, अगर कुछ नहीं पढ़ा है आपने तो। एक वॉटलेस करंट का आप लोग डेफिनेशन देख लेना, वॉटलेस करंट का, ठीक है, कई बार पूछता है।